Hello and welcome to my YouTube channel. Myself, Professor Rahul Board. So we are here in order to basically make sure that you understand each and every concept of company law. So without wasting single minute, शुरुआत करते हैं लेक्चर से. ठीक है, चलो हम समझेंगे इस पूरे लेक्चर के अंदर कंपनी क्या है, उसके फीचर्स क्या है एंड थोड़े बहुत अपन इसके टाइप्स भी देख लेंगे. कभी भी गाइस कंपनीज एक्ट पढ़ने से पहले आपको एक चीज एकदम मेक श्योर करनी है कि दैट इज आपके एग्जामिनेशन के अंदर कंपनी लॉ कभी भी एज ओनली डायरेक्ट क्वेश्चन जैसा नहीं आएगा. आपको उसके कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझने इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने के भी चांसेस है. नो डाउट डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही है, जैसे कि सीए में इंटर एग्जामिनेशंस में मोस्टली द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट फॉर्मेट के बेसिस पे ही आते हैं. बट एट द सेम टाइम सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीए इंटर स्टूडेंट आप लोग एक चीज दैट इज ध्यान रखिएगा एंड इवन सीए में इंटर के स्टूडेंट्स कि आप लोग को कंसेप्ट समझना इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दैट इज आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हो या फिर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन हो. सो मैं पहले आपको एक थोड़ा फ्लो बता देता हूँ. अपन आज दैट इज कंपनी समझेंगे, उसके पूरे डेफिनेशंस को कवर अप करेंगे, उसकी फीचर्स को कवर अप करेंगे. एट द सेम टाइम उसके अंदर कुछ केस लॉज है, अपन उसको भी देखते देखते ही चलेंगे. ठीक है, एट द सेम टाइम आपको इतना भी मेक श्योर करना है कि आपको लॉ तब तक नहीं आएगा जब तक आप केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते. See, understanding the law is easy and interesting at the same time, but writing and basically interpreting or presenting the law becomes a crucial task. So make sure करेंगे, मस्ती से रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और चलते रहेंगे. ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट शुरुआत करते हैं. कंपनी सर, कंपनी लॉ पढ़ने से पहले अपने को इतना मतलब पता होना चाहिए. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कंपनी. सो अभी एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कंपनी मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन देकर के रखिए. सी, अपन एक बार नोट्स में आते हैं. देखो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है कंपनी को. सर कंपनी का मतलब क्या है. देखो, कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. सर इसका मतलब तो समझा, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. दिस एक्ट का मतलब क्या, एज पर कंपनीज एक्ट 2013. एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, द कंपनी नेम इज आरबी लिमिटेड. हमारे को दैट इज समझे बिजनेस शुरुआत करना है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर. एंड आई वांटेड टू गेट माय कंपनी रजिस्टर्ड. दैट इज 2025 मेरे को कंपनी बना करके हमारे को उसको दैट इज लॉन्च करना है ऑटोमोबाइल सेक्टर में. मेरे को मेरा बिजनेस शुरुआत करना है. अब मुझे बताओ, ऐसे सिनेरियो में जो मैं रजिस्ट्रेशन लूंगा, आई विल टेक द रजिस्ट्रेशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013, बरोबर. बट सर, company is called as Reliance Industries Limited. कंपनी इज कॉल्ड एज विप्रो लिमिटेड. कंपनी इज कॉल्ड एज इंफोसिस लिमिटेड. सर ये तो अभी नहीं बनी है, ये तो 50 60 साल पुरानी कंपनी है. तो क्या आज भी इनको हम लोग कंपनी कहेंगे? व्हाई नॉट, इनको हम आज भी कंपनी ही कहेंगे. देखो यहाँ पे क्या बोला है, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. सी गाइस, कंपनीज एक्ट 2013 ये कोई एक अभी वाला एक्ट नहीं है. नो डाउट दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 अभी आया सर. दैट इज 10 साल पहले वाला एक्ट है, 10 12 साल पहले वाला एक्ट है, मतलब ये अभी आया. बट कंपनी लॉ वाले जो दैट इज अगर अपन हिस्ट्री या फिर बैकग्राउंड भी देखेंगे, बहुत प्रीवियस कंपनी रह चुके हैं. अभी देखो अगर अपन देखेंगे दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 अभी इन एग्जिस्टेंस में. इसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 था. उसके पहले कंपनीज एक्ट 1913 था. उसके पहले कंपनीज एक्ट 1857 था. इसका मतलब अगर आपकी कंपनी यहां पे रजिस्टर्ड है तो भी उसको अपन कंपनी बोलेंगे, और अगर आपकी कंपनी एनी प्रीवियस कंपनी में रजिस्टर्ड है देन आल्सो इट विल बी रिगार्डेड एज कंपनी. आई होप द डेफिनेशन इज वेरी मच क्लियर टू यू. ठीक है, चलो. सो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 किसको डिफाइन करता है गाइस? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 डिफाइन करता है कंपनी को. किसको डिफाइन करता है? कंपनी को. मेरे साथ बार बार आपको रिपीट करते रहना है. सो दो चीज होगा, एक आपको दैट इज चीजें समझ में भी अच्छे से आएंगे और आपको वो याद भी हो जाएंगे. सो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 जो डिफाइन करता है कंपनी को, तो कंपनी मतलब क्या है सर? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट दैट इज 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. अभी जैसे मैंने आपको बताया, प्रीवियस लॉ मतलब कौन सा सर? 1956 या फिर बेसिकली 1913 या फिर 1857. हमारे इतने प्रीवियस कंपनी लॉ आके वो रिप्लेस होके अभी जो सक्सेशन एक्ट है दैट इज कंपनीज एक्ट 2013. आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर. सो डेफिनेशन कौन सा क्लॉज में है? सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर कंपनी का डेफिनेशन है. क्लियर हुआ क्या? चलो आगे बढ़ते हैं. सो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कंपनी मतलब क्या? कंपनी मींस अ कंपनी. कंपनी मतलब क्या? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. ठीक है, चलो. कंपनी लॉ के अंदर हमें पहले कंपनी का मतलब तो चलो चलो समझ ही लिया. ठीक है, अभी एक्ट के अंदर आपको पता है टोटल कितने पार्ट से कितने शेड्यूल्स है? देखते हैं. टोटल अगर अपन देखेंगे हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर टोटल 470 सेक्शंस है. सर क्या हमारे को इतने सेक्शंस पढ़ने हैं? डेफिनेटली नॉट. एटलीस्ट इंटर लेवल पे आपको इतने नहीं पढ़ने हैं.
चंक्स में थोड़े थोड़े पढ़ेंगे, पर पूरा आपके सिलेबस में तो है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज आपके सेक्शन 470 है। फिर आपके चैप्टर्स कितने हैं? चैप्टर्स आपके 29 है एंड स्केड्यूल्स टोटल कितने हैं? 7 स्केड्यूल्स है आपके पूरे कंपनी लॉ के अंदर। ठीक है, सो बेसिकली आपको इतना एक बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए, दैट इज आपके पूरे एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस है? 470 सेक्शंस है, 29 चैप्टर्स है एंड 7 स्केड्यूल्स है। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या देखा सर? हमने सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन देखी। सो कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। कंपनी मतलब क्या है सर? Company means a company which is incorporated under this act or under any previous company law. क्लियर हुआ क्या? चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तेरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, दैट इज 11th 12th में हमने कभी ना कभी तो डेफिनेटली फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़े होंगे। डेफिनेटली आपने पढ़े तो होंगे। थोड़ा सा अप्रोच अभी यहाँ पे प्रो या फिर प्रीमियम हो जाता है। ठीक है, चलो समझते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी थोड़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे तो फिर अपन इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, देखो होता कैसे है ना गाइस, कंपनी देखो, कंपनी के अंदर ना दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं दैट इज इन्वेस्टर्स और एक होते दैट इज मैनेजमेंट टीम। सी द कंपनी इज बेसिकली the company's owners are called as investors, that is shareholders are the owners of the company, but at the same time the company is being managed by the board of directors. सर थोड़ा सा समझा, थोड़ा नहीं समझा, एक मिनट समझाता हूं। एग्जाम्पल सी, अगर अपन बात करेंगे RIL लिमिटेड, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में समझो मैंने थोड़े शेयर्स परचेस करके रखे, सो मैं कौन हो गया? मैं कंपनी का ओनर हो गया सर। डेफिनेटली अगर मैंने परचेस करके रखा है, अगर आपने रिलायंस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखी है, आपने उस कंपनी के अगर शेयर परचेस करके रखे हैं, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर दैट इज ओनर बन गए। ठीक है, बट एट द सेम टाइम क्या मैं या फिर बहुत लाखों लोग ने जो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स है, क्या वो डेली बेसिस पे जाके कंपनी को मैनेज करते हैं क्या? नहीं। तो फिर सारे शेयर होल्डर्स एक बार मिलते हैं, दैट इज उनकी एक मीटिंग होती है जो कंपनी कंडक्ट कराती है। सारे शेयर होल्डर्स मिलती है, सारे शेयर होल्डर्स मिलते हैं एंड दे बेसिकली इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। किसको मतलब हमारे बिहाफ पे आप दैट इज हमारे बिजनेस को मैनेज करो। सो दे आर द कॉल्ड एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इन नटशेल टू कोट इट एज सच, the persons who invest or the persons who are owners of the company are called as shareholders, and the person who manage the day to day affairs of the company are called as the board of directors. क्लियर हुआ क्या? तो ये बेसिकली दो प्रकार के लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर दैट इज रिलेटेड होते हैं। एक होते हैं दैट इज कंपनी के शेयर होल्डर्स और एक होता है कंपनी की मैनेजमेंट टीम। सो कंपनी इज बीइंग मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एट द सेम टाइम द कंपनी इज बीइंग ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स। ठीक है, अभी मैं आपको और थोड़ा भी डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, चलो अगर अपन बात करेंगे समझो रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते हैं अपने मुकेश भाई। ठीक है, मुक्कू भाई। ठीक है, अपने मुकेश अंबानी जी। ठीक है, अगर अपन बात करेंगे, अगर कोई भी पर्सन कंपनी इंकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे इन्होंने अपनी दैट इज कंपनी इंकॉर्पोरेट करी एंड वो दैट इज अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। इन दैट सिनेरियो अगर आप देखोगे, मुकेश अंबानी इज द अलग पर्सनालिटी, उनका एक अपना दैट इज अस्तित्व है एंड उनके कंपनी का एक अलग अस्तित्व है। अगर समझो कंपनी के अंदर कुछ डिफॉल्ट होता है, ठीक है, या फिर कंपनी अगर कोई स्कैम करती है, फिर कंपनी कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कंडक्ट करती है, सो इन दैट केस कंपनी को पेनल्टी पड़ेगी, ना कि मुकेश अंबानी जी को पेनल्टी पड़ेगी। क्यों सर? बिकॉज इन द आईज ऑफ लॉ the owner that is shareholders are different and the company is different. One more example, समझो मैंने अगर टाटा कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर करके रखा है, ठीक है, इन दैट सिनेरियो टाटा कंपनी अगर कुछ डिफॉल्ट करती है, तो दैट इज लॉ मुझे नहीं पकड़ेगा। आरबी विल नॉट बी इनटू डिफॉल्ट, इट इज द कंपनी हु वाज मेड डिफॉल्ट, बिकॉज इन द आईज ऑफ लॉ मिस्टर आरबी and that is Reliance Industries Limited are two different persons and their entities separate in the eyes of law. Clear है? मतलब अगर मैं कुछ रॉन्ग डूइंग करूंगा तो कंपनी को नहीं पकड़ा जाएगा, और या फिर अगर कंपनी कुछ डिफॉल्ट या फिर रॉन्ग डूइंग करेंगे तो दैट इज आई विल नॉट बी अ डिफॉल्ट। इन दैट केस देयर इज अ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी इन द आईज ऑफ लॉ। क्लियर हुआ आपको इतना? चलो अभी अपन दैट इज एक आपको लैंडमार्क जजमेंट बताता हूँ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी या फिर बेसिकली सेपरेट लीगल एंटिटी का, फिर उससे अपन दैट इज आगे बढ़ेंगे। क्लियर है क्या? ओके, चलो इनिशिएट करते हैं। अब गाइस अपन जो अपना केस स्टडी अभी तक का देखने वाले दैट इज बहुत मस्त है एंड वन ऑफ माय, अगर बात करेंगे तो वन ऑफ माय फेवरेट है। ठीक है, देखो अब गाइस इस सिनेरियो में क्या हुआ था, अपन कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को डिस्कस कर रहे हैं एंड उसमें देखो, ओके सो लेट्स इनिशिएट। अपन देखेंगे गाइस सेपरेट लीगल एंटिटी या फिर इसको कॉर्पोरेट पर्सनालिटी भी बोलते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का अपन कंसेप्ट देख रहे हैं। सो अगर बेसिकली बात करेंगे ना, सो कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट और दे आर सेपरेट इन द आइज ऑफ लॉ। अब ये इस केस स्टडी में हुआ था। अब एक दैट इज सालोमन नाम का एक पर्सन था
दैट इज सालुमन नाम का दैट इज एक पर्सन था। एंड द मैटर ऑफ फैक्ट इज इसका ना लेदर एंड बूट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। लेदर एंड बूट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस ही वाज कंडक्टिंग, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द बिजनेस वाज बीइंग कंडक्टेड बाय हिमसेल्फ एंड द बिजनेस वाज इन अ प्रॉफिटेबल स्टेट। ठीक है, प्रॉफिटेबल स्टेट में बिजनेस था और ये बिजनेस कंडक्ट कर रहा था। हुआ यू दैट इज थोड़े टाइम बाद सालुमन ने क्या किया, कंपनी क्रिएट की। कंपनी का नाम रखा सालुमन एंड सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड करके उसने एक बिजनेस को इनकॉर्पोरेट किया। नो डाउट ये पब्लिक कंपनी थी। अब पब्लिक कंपनी है, अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी में अपन देखेंगे, पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए 7 लोग चाहिए, तो सारे मेंबर उसको उसके घर पे ही मिल गए। उसने क्या किया, दैट इज सालोमन ने कंपनी का दैट इज एक शेयर लिया। ठीक है, देन उसकी वाइफ ने एक शेयर लिया। एट द सेम टाइम उसकी एक डॉटर थी, उन्होंने एक शेयर लिया। एट द सेम टाइम उसके 4 सन्स थे। ठीक है, और उन्होंने सब लोग ने मिलकर एक एक कंपनी के शेयर्स परचेस कर लिए। टोटल 7% हो गया, उसने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया। ठीक है, अब कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया। सी व्हेनेवर कोई कंपनी बनती है उसका कोई ना कोई तो बिजनेस होगा, तो डेफिनेटली सालोमन कंपनी लिमिटेड का कोई भी बिजनेस होगा। ठीक है, इन दैट केस उसने क्या सोचा, सालोमन ने दिमाग लगा के कंपनी बना दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो उसको ऑलरेडी लेदर एंड बूट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, वही बिजनेस उसने इस कंपनी को क्या कर दिया है, सेल कर दिया। ठीक है, कितने में सेल किया, अब डेफिनेटली कंपनी को कुछ ना कुछ तो सालमन को पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज सालमन ने अपना गोइंग कंसर्न वाला प्रॉफिटेबल वाला वेंचर बेच दिया। किसको बेच दिया, सालमन एंड कंपनी लिमिटेड को बेच दिया। अब सालम अभी बेसिकली अभी दैट इज इंग्लैंड का केस है, सो बेसिकली इसको पेमेंट रुपीज में नहीं था। अच्छा, तो इसको सोचा कि सालमन एंड कंपनी लिमिटेड ने पेमेंट कब बोला, कितने का, दैट इज परचेस कंसिडरेशन वाज रुपीज वाज दैट इज पाउंड्स 38782 पाउंड्स में इस बिजनेस को दैट इज बेचने का तय हुआ। बट कंपनी ने क्या बोला, हम आपको पूरा पैसा ना कैश में नहीं दे सकते, हम आपको पूरा पैसा कैश में नहीं देंगे, वी विल बाइफरकेट इनटू डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट। अब दैट इज कंपनी ने क्या बोला, 20,000 यूरो, 20,000 आपको पाउंड्स के मिलेंगे शेयर्स। ठीक है, एट द सेम टाइम 10,000 आपको कंपनी के दिए जाएंगे सिक्योर्ड डिबेंचर्स। नेक्स्ट आपको बाकी दैट इज रिमाइंडर 8782 का यू विल बी मेक द पेमेंट इन कैश। तो ये ऐसा दैट इज पूरा डिसाइड हुआ कि दैट सालमन कंपनी लिमिटेड विल मेक द पेमेंट इन द फॉलोइंग मैनर टू मिस्टर सालुमन। क्लियर है, अब ये हो चुका एंड द पेमेंट वाज बेसिकली मेड, मतलब बेसिकली उसको 20,000 के शेयर्स मिल चुके, 10,000 वैल्यू के उसको सिक्योर डिबेंचर्स मिल चुके एंड कैश भी उसको मिल गया। जब बिजनेस बेचा किसने, सालोमन ने जब बिजनेस बेचा कंपनी को, तब बिजनेस बहुत साउंड था, बहुत स्ट्रांग था, बहुत फाइनेंशियली बहुत वायबल बिजनेस था, तब जाके कंपनी ने भी तो बिजनेस खरीदा। अब थोड़े पीरियड के बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो चुका ना, कि दैट इज बिजनेस रन इनटू डिफिकल्टीज, मतलब का सालेमन कंपनी लिमिटेड का जो बिजनेस, वो जो लेदर एंड बूट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, वो डिफिकल्टी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में जाने लगा और कंपनी ने सीधा फाइल कर दिया लिक्विडेशन को। अब जब लिक्विडेशन को फाइल किया तब बैलेंस शीट का स्टेटमेंट जो था वो ऐसा था। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ बैलेंस शीट का स्टेटमेंट। सो बैलेंस शीट का स्टेटमेंट ऐसे था कि दैट इज देखो बैलेंस शीट के अंदर जो उनके लाइबिलिटी थी ना, सो अगर देखेंगे सिक्योर डिबेंचर जो कुछ सालोमन के ही थे, सालोमन को ही जो इशू किया था, एंड अभी सिक्योर डिबेंचर ये थे, एंड एट द सेम टाइम अनसिक्योर्ड डेट भी था। अनसिक्योर्ड डेट भी था कंपनी के पास। सिक्योर डेट कितने का था सर, 20,000 का था, सॉरी 10,000 का था सिक्योर डेट, एंड 8,000 का was unsecured debt था। secured debt 10,000 का था एंड 8,000 was for unsecured debt। एंड कंपनी के जो असेट्स थे 6050 के थे। ठीक है, ये सारा चीज दैट इज पाउंड्स में था। अब देखो गाइस मैटर क्या हुआ, द मैटर ऑफ फैक्ट वाज कि सारे असेट्स को बेच के जो इतना पैसा रियलाइज हुआ 6050। एंड कभी भी अगर आपको बताता हूँ लिक्विडेशन जब होता है ना, तब जो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज होते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटीज ऑलवेज बीइंग अकॉर्डेड, फर्स्ट प्रायोरिटीज ऑलवेज बीइंग गिवन टू फर्स्ट सिक्योर्ड डिबेंचर, सिक्योर्ड डेट होल्डर्स और सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स। सिक्योर्ड वालों के बाद अपन अनसिक्योर्ड वालों को प्रायोरिटी देते हैं। अब इन दैट केस कितना रियलाइज हुआ पैसा, द मनी वाज रियलाइज 6050 पाउंड ही रियलाइज हुआ। अब ये पैसों से कंपनी ने डिसाइड किया, जैसे दैट इज जो फॉर्मेट है एज पर लीगल फॉर्मेट, अपन सिक्योर्ड डिबेंचर का पैसा पे करेंगे। सो इनका दैट इज 10,000, मतलब इनका पेमेंट पूरा 10,000 तो नहीं है, बट विल मेक द पेमेंट 6050 किसको, सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर। पर सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर कौन, खुद सालोमन था। अब अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर ने बोला ये तो भाई गलत है। अब कंपनी भी सालोमन की, ये बिजनेस भी सालोमन का था। अब कंपनी क्या कर रही है,
पहले खुद का पैसा दैट इज सालोमन अपना पैसे पहले निकलवा रहा है और हमारा पैसा तो नहीं दे रहा। ये दैट इज पूरे अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स का केओस मच गया एंड उन्होंने कर दिया केस। उन्होंने कर दिया केस दैट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने केस फाइल कर दिया। एंड जब ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, बेसिकली दैट इज बाहर ब्रिटिश कंट्रीज में हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, हमारे यहाँ पे अपन कोर्ट बोलते हैं, वो लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स या फिर कोर्ट ही बोलते हैं। ठीक है, इन द मैटर ऑफ फैक्ट द केस वाज बीइंग ब्रॉट बिफोर द जस्टिस एंड उन्होंने सीधा इस कंसेप्ट को दैट इज उठाते हुए ये चीज बोला कि सी, आप लोग जो बोल रहे हो कि दैट इज सालमन खुद का ही पैसा, सालमन की कंपनी खुद की है वो, और खुद का पैसा खुद पेमेंट कर रहा है, सो इट इज द रॉन्ग प्रीनोशन। इन द आईज ऑफ लॉ Salomon is different and Salomon and Company Limited is different because of the separate legal entity concept. Henceforth, in the eyes of law, shareholders are different and the company is different. Clear हुआ क्या? So ये था अपना सबसे पहला concept, that is सबसे पहला feature, that is Salomon and Salomon Company Limited के थ्रू अपने इसको that is क्या किया? बेसिकली लेट्स बिगिन। ठीक है, हमने अभी तक क्या किया, हमने डेफिनेशन ऑफ कंपनी देखा और हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को कंप्लीट किया, दैट इज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी या फिर इसको सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट बोलते हैं। इस पे अपन ने केस कौन सा देखा, सालोमन एंड सालोमन कंपनी लिमिटेड, सालोमन वर्सेस सालोमन कंपनी लिमिटेड का केस हमने देखा। ठीक है, चलो तो बेसिकली देखो क्या बोला है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। यस, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, दैट इज वी आर द नेचुरल पर्संस क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, बट द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। It is distinguished, that is it is different from the shareholders of the company. It has its own independent corporate existence. तो company अलग है and that is उसका एक अलग independent existence है and company के members and company के shareholders are different or distinguished in the eyes of law. A, that is company is a corporate legal person incorporated under the law. At the same time company is a separate legal entity which is distinct from its member. मतलब company is different, its members are different, company is different, its shareholders are different. क्लियर है क्या? तो फर्स्ट पिक्चर वॉज अपना सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर हुआ? आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी, अब ये सबसे इजी है बट आई डोंट नो व्हाई पीपल गेट कंफ्यूज। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या? लेट्स से फॉर एग्जांपल समझो आपने एक कंपनी के शेयर्स परचेज करे। ठीक है, एग्जांपल आप कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो एंड समझो, एक सेकंड अपन नोट्स में आ जाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अपने कंपनी के दैट इज शेयर्स परचेज करे हैं। एग्जाम्पल आपने समझो RIL लिमिटेड दैट इज रिलायंस कंपनी के आपने समझो शेयर्स परचेस करिए। द वैल्यू ऑफ द शेयर्स बीइंग रुपीस समझो 100 रुपीस एंड उसके ऊपर आपको दैट इज कंपनी, नाउ इट डज नॉट हैपेंस बट पहले ऐसा हुआ करता था कि दैट इज कॉल्स में कंपनी अपने पैसे डिमांड करती थी। सो लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर समझो मैंने इस कंपनी के एक शेयर परचेस करी है एंड एक शेयर का दैट इज वैल्यू 100 रुपीस था, उस पर अगर मैंने 30 रुपीस पे कर दिया एंड बाद में अभी मुझे कितना पे करना है, दैट इज तो फिर मेरी लायबिलिटी कितनी है, माय लायबिलिटी इज ₹70। सर कंपनी को बहुत नुकसान हो गया एंड बीइंग द मेंबर ऑफ द कंपनी, आप उस कंपनी के ओनर हो, बहुत नुकसान हो चुका है, तो बहुत डेट दैट इज समझो 4 करोड़ का डेट आ चुका है। आई एम नॉट कंसर्न फॉर दैट, मैं उसके लिए कंसर्न हूं ही नहीं। मेरा कितना लायबिलिटी पे करने का है, जितना मैंने शेयर परचेस किया, मैंने 100 रुपए का शेयर परचेस किया तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 100 रुपए की है। अगर उसमें से मैंने 30 रुपए पे कर दिया है तो 70 रुपीज तक ही मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है। So in that case, the liability of the members or shareholders shall be limited to the extent or to the amount of the share which is being unpaid by them. ठीक है, अगर आप ₹10 की शेयर परचेस करते हो, आपने अगर ₹3 पे कर दिया है तो सिर्फ अभी आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू नेक्स्ट ₹7 ओनली, बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। आपको एक मैं चीज बोल रहा हूँ, आई डोंट नो बेसिकली आप तो कैसे प्रिसीव करोगे, एकदम ध्यान से सुनना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कंपनी की जो लायबिलिटी होती है ना वो अनलिमिटेड होती है, बट उसके मेंबर्स की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है। आई होप यू गॉट दिस। रिलायंस कंपनी 1000 करोड़ों का लोन ले सकती है, जितना चाहिए उतना लोन ले सकते हैं, मतलब कंपनी की लायबिलिटी तो दैट इज अनलिमिटेड, राइट? बट इफ आई एम परचेसिंग 2 शेयर्स ऑफ द कंपनी, अगर मैंने 2 शेयर्स परचेस किए, मुझे कंपनी को 200 रुपए पे करना है, बट उस 200 रुपए में से अगर मैंने ऑलरेडी 100 रुपीज पे कर दिए, तो अभी मेरी लायबिलिटी कितनी है, सिर्फ 100 तक की है। सो द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑन शेयर। जितना शेयर के ऊपर अनपेड वैल्यू है उतनी तक की ही शेयर होल्डर्स की या फिर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। क्लियर है? चलो अपन आगे बढ़ते हैं। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट, दैट इज टू द लिमिट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू, जितना आपने शेयर्स परचेस किया है उस पे जितना अनपेड वैल्यू है उतना ही आपको पे करना है, आपको कुछ एडिशनल पे नहीं करना है, बिकॉज योर लायबिलिटी इज लिमिटेड। नेक्स्ट, the shareholders cannot be called upon to pay more than the unpaid value of his shares, whatever may be the indebtedness of the company. See,
just now we got to this concept that whatever be the level of indebtedness, that is whatever the amount of liability be the company having, but I being the shareholder would be liable to pay only that amount which remains unpaid on the value of shares. I hope that is very much clear. फर्स्ट अपने कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा करा? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वाज सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, जिसके अंदर अपन सालोमन वर्सेस सालोमन कंपनी लिमिटेड का कंसेप्ट देखा. सेकंड अपन ने कौन सा देखा? द सेकंड कंसेप्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी. सो लिमिटेड लायबिलिटी सेज दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑन देयर शेयर्स. कंपनी का कितना भी लायबिलिटी नहीं थी, बट मेंबर्स का लायबिलिटी कितना होता है? लिमिटेड. जितना आपने पे शेयर पे नहीं किया है उतना ही आपको पे करना पड़ेगा. क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं. Perpetual succession, again a great thing to learn. See, what is the exact meaning of perpetual succession? अगर थोड़ा सा नटशेल में इसको बात करेंगे, इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी का मतलब क्या? सी मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी शैल रिमेन एज इट इज. इसका मतलब क्या? समझो. लेट श्री रतन टाटा जी, दैट इज ही वाज वन ऑफ द बेसिकली द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. ऑब्वियसली वो बहुत वन ऑफ द डायरेक्टर्स प्रमोटर ग्रुप के पर्सन थे. एट द सेम टाइम समझो, अगर रिलायंस कंपनी के समझो मैंने शेयर, समझो नहीं मतलब रिलायंस कंपनी के मैंने शेयर्स परचेस करे, ठीक है, इन्फोसिस कंपनी के परचेस करे, विप्रो कंपनी के परचेस करे, तो समझो अगर मेरी डेथ हो जाती है तो कंपनी बंद हो जाएगी? सर ऐसा नहीं होता है. ठीक है, बहुत सारे कंपनी के मेंबर्स होते हैं, तो कंपनी के मेंबर्स आएंगे और कंपनी के मेंबर्स चले भी जाएंगे. ठीक है, बट द कंटिन्यूटी और द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी शैल रिमेन एज इट इज. मतलब कंपनी चलती जाएगी चलती जाएगी. इट्स कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन. किसी के आने से या फिर किसी के जाने से कंपनी को कोई पड़ता नहीं है फर्क. समझे आप? चलो आगे बढ़ेंगे. द कंपनी हैज इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सर इतना रियल मत हो जाइए, सिर्फ पढ़ाइए आप. ठीक है, द कंपनी हैज इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू वाइंडिंग अप. हाँ, कंपनी की मृत्यु कब हो जाती है? जब आप उसको मृत्यु करते हैं, जब उसका खून करते हो, दैट इज फाइलिंग अ वाइंडिंग अप पिटीशन. ठीक है, जब से इनकॉर्पोरेशन किया और जब तक इन वाइंडिंग अप नहीं हो जाए तब तक कंपनी चलती रहेगी. ठीक है, सो इन दैट केस मेंबर्स कैन कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनीज एग्जिस्टेंस शैल रिमेन एज इट इज. चलिए, मेंबर्स में कम, देखो सेम चीज अपना ही छापते लोग. मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी सर्वाइव्स अप टू द वाइंडिंग अप. सर ये वाइंडिंग अप मतलब क्या? सी वाइंडिंग अप का मतलब वो होता है दैट इज कंपनी जब बहुत लॉस मेकिंग करती है और सारे कंपनी के ओनर्स एक दैट इज रेजोल्यूशन पास करके डिसाइड करते हैं बस हो गया, इट्स नॉट वर्किंग नाउ, अपन इस बिजनेस को शट डाउन करते हैं, अभी आगे नहीं चल पाएगा, तो हम लोग दैट इज एनसीएलटी के पास वाइंडिंग अप की पिटीशन फाइल करते हैं. क्लियर है? वाइंडिंग अप तक कंपनी चलती ही रहेगी चलती रहेगी. असम कंपनी से अगर बात करेंगे, जो टाटा लिमिटेड कंपनी है बहुत पुरानी कंपनी है. टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, बहुत पुरानी पुरानी कंपनी है ये. ठीक है, कितने पर्सन आए, कितने पर्सन चले गए, मैनेजमेंट के लोग आए, मैनेजमेंट के लोग चले गए, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी शैल रिमेन एज इट इज. क्लियर है क्या? चलो अपन ने सबसे पहले क्या देखा? सर सबसे पहले हमने दैट इज देखा, दैट इज अपने डेफिनेशन देखी कंपनी की. कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर. कंपनी मतलब क्या? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी. वंस अगेन, एज पर सेक्शन 2 clause 20 of the Companies Act 2013, company means a company incorporated under this act or under any previous company law. सर previous company law, अरे मैंने बताया ना आपको 2013 के पहले कौन सा था बताओ मेरे को? 1956. उसके पहले कौन सा था मेरे को बताओ? 1913. उसके पहले कौन सा था? ये बताओ ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है. बता दो रे. 1857 था, पता है ना? द फर्स्ट जो इंस्टा कंपनी एक्ट जो अपने कंट्री में था वो 1857 में आया था. क्लियर है क्या? चलो फिर अपन ने दैट इज क्या देखा? फर्स्ट अपना फीचर कौन सा था? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. फिर अपन उसको सेपरेट लीगल एंटिटी. उसमें केस स्टडी देखी. केस स्टडी का नाम क्या? सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड. सेकंड कौन सा देखा अपने? सेकंड अपने लिमिटेड लायबिलिटी देखा. और थर्ड अभी अपन ने कौन सा देखा? परपेचुअल सक्सेशन. क्लियर है क्या? बोलते रहने का बार बार. ठीक है, चलो नेक्स्ट सेपरेट प्रॉपर्टी. अच्छा चलो समझते हैं. अब एग्जाम्पल समझो. एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे समझिए that I became the member of the Reliance company. मैं Reliance कंपनी का समझो मेंबर हूँ. दैट इज मैंने उस कंपनी के शेयर परचेस करे एंड समझो मैंने उस कंपनी में 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके रखी. ठीक है, 5 करोड़ रुपए की आई मेड द इन्वेस्टमेंट रिलायंस कंपनी. मैं उठता हूँ, चलो जाता हूँ, वन फाइन डे में उठ के जाता हूँ उस कंपनी के पास और बोलता हूँ ये ना ये सारा कंप्यूटर पैक करो मेरे घर पे लेके. मैं कंपनी का मालिक हूँ, चलेगा? नहीं. कंपनी इज डिफरेंट एंड कंपनी की प्रॉपर्टी इज डिफरेंट. जैसे मैंने कब से बोल रहा हूँ दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. इवन दो यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, even though you are basically the member of the company, even though you have purchased shares of the company, may what मतलब कुछ भी हो भाई, in that case the property of the company shall basically belong to only company. जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी है उस पर कोई मेंबर आके हक नहीं जता सकता. क्लियर है? तो कंपनी का प्रॉपर्टी सेपरेट होता है. क्लियर है? द मैटर ऑफ फैक्ट इज कंपनी इज सेपरेट प्रॉपर्टी. अगर समझो कंपनी का कोई लैंड है, कंपनी की कोई बिल्डिंग है, तो मेंबर आके नहीं बोल सकते मैं इस कंपनी का मालिक हूं, मैं जिसमें रहेगा. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. The company enjoys separate legal existence and hence
द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी शैल बिलोंग टू कंपनी इटसेल्फ एंड नन ऑफ इट्स मेंबर। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। द कंपनी इज हैविंग राइट टू अक्वायर एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। अब मेरे को बताओ, अगर दैट इज रिलायंस कंपनी के, दैट इज अपने मुकेश अंबानी जी, अगर समझो रिलायंस कंपनी को एक बहुत बड़ा, अगर बात करेंगे तो 100 एकड़ का लैंड चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन का प्लांट, उनको दैट इज सेटअप करना है, उनको फैक्ट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए 100 एकड़ ऑफ लैंड उनको चाहिए। अब उस सिनारियो में बेसिकली उनको लैंड डेफिनेटली परचेस करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, अगर रिलायंस कंपनी को लैंड परचेस करना है तो वो किसके नाम पे करेंगे? मुकेश अंबानी के नाम पे करेंगे, खुद के नाम पे? डेफिनेटली सर खुद के नाम पे, बिकॉज मुकेश अंबानी इज डिफरेंट एंड रिलायंस कंपनी या फिर रिलायंस लिमिटेड इज डिफरेंट। सो इन दैट केस कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ, उसके पास पूरा अधिकार है कि वो अपने नाम के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं। एट द सेम टाइम परचेस की हुई प्रॉपर्टी वो अपने ही नाम से बेच भी सकते हैं। क्लियर है क्या? आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो द कंपनी इज हैविंग द राइट टू अक्वायर मतलब परचेस एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, मतलब कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेस कर भी सकती है और अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच भी सकती है। क्लियर है क्या? ओके चलो, सबसे पहले अपने कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा देखा? क्विक 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 बोलते रहने का। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है मेरे को बताओ? दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकंड कौन सा अपन ने देखा? लिमिटेड लायबिलिटी। थर्ड अपन ने कौन सा देखा? परपेचुअल सक्सेशन। थर्ड कौन सा देखा? परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट कौन सा है? सेपरेट प्रॉपर्टी। ठीक है, चार अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के। पहला कौन सा मेरे को बताओ? फर्स्ट था, आई होप मैं प्रेज्यूम कर रहा हूं कि दैट इज आप लोग ये सब चीज को क्या करो मेरे साथ साथ, हम लोग क्या करें, रिवाइज। ओके, सो फर्स्ट फीचर अपन ने कौन सा किया? द फर्स्ट फीचर वाज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकंड अपन ने कौन सा किया? लिमिटेड लायबिलिटी। थर्ड कौन सा किया अपन ने? परपेचुअल सक्सेशन। एंड अभी अपन ने कौन सा किया? सेपरेट प्रॉपर्टी। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दैट इज कॉमन सील। अच्छा, अभी बहुत कॉमन सील अगर आप देखोगे ना, बहुत इजी वाला फीचर है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट आया था। ठीक है, 2015 में एक अमेंडमेंट एक्ट इंसर्ट करके इसका थोड़ा सा इसको ऑप्शनल रेजिम में डाल दिया। इसका मतलब क्या है? चलो समझते हैं। सी, आप मैं दैट इज जितने भी व्यूअर्स है, ठीक है, अपन सारे ना नेचुरल पर्सन है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर अपने को एंटर करना है तो अपने डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकते हैं, नेम अपना दैट इज लिख सकते हैं, साइन कर सकते हैं, ठीक है, डेट कर सकते हैं हर एक डॉक्यूमेंट को अपन, ठीक है। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी को अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो फिर वो साइन थोड़ी कर सकता है, खिड़की से थोड़ी साइन करेगा कंपनी। सो इन दैट केस मेरे को बताओ, कंपनी का ना अपना एक दैट इज सील होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉमन सील, जो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर अफिक्स स्टैम्प होता है, वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे अफिक्स किया जाता है। इट इज डीम्ड कि दैट इज कंपनी ने साइन कर लिया। ठीक है, हर एक कंपनी का अपना अपना कॉमन सील तो होता ही है, बट कॉमन सील रखना कंपलसरी अफेयर नहीं है। ठीक है, 2015 में एक अमेंडमेंट आया था, मैंने यहाँ पे इसको स्पेशल नोट में डाला है, आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 2015 में एक अमेंडमेंट आया था जिसके थ्रू यूजिंग ऑफ कॉमन सील इज मेड ऑप्शनल टू द कंपनी। तो सर मतलब कंपनी का स्टैंप नहीं लगेगा? अरे ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, बट इसको ऑप्शनल कर दिया, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, बट इसके ऑल्टरनेटिव में फिर आपको कंप्लेंस करना पड़ेगा। फिर वो जो डॉक्यूमेंट होगा, जिस दैट इज कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स हो गए, अगर समझो ए लिमिटेड कंपनी बी लिमिटेड कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहती है, सो कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट पे दैट इज दोनों कंपनी का सील होना चाहिए। अगर सील है तो ठीक है, अगर सील नहीं है, सो इन दैट केस देखो वहां पे क्या बोला है? ऑल सच डॉक्यूमेंट व्हिच आर रिक्वायर्ड टू अफिक्स मतलब स्टैम्प द कॉमन सील नाउ साइंड बाय टू डायरेक्टर्स, या तो दो डायरेक्टर साइन करेंगे या फिर एक डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी साइन करेंगे तो भी चलेगा। देखो, पहले तो कॉमन सील होना चाहिए, बट व्हाट इफ द कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, चलेगा क्या? सो आंसर इज सर चलेगा, बिकॉज 2015 में अमेंडमेंट आया था जिसके थ्रू कॉमन सील का यूज करना ऑप्शनल कर दिया है, बट उसके ऑल्टरनेटिव में सारे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एटलीस्ट कंपनी के दो डायरेक्टर साइन करेंगे, या फिर एक डायरेक्टर एंड एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करेंगे। क्लियर हुआ क्या? पक्का समझा? ओके, सो फर्स्ट फीचर मेरे को बताओ कौन सा था? फर्स्ट फीचर ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। उसमें अपन ने केस स्टडी कौन सा देखा? सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। सेकंड अपन ने मेरे को बताओ कौन सा क्या? चलो क्विकली मेरे को सेकंड और कौन सा अपन ने क्या था? Second, that is of the perpetual succession, limited liability, at the same time separate property, और अभी अपन ने common seal। अगेन माइंड यू गाइस, कॉमन सेल क्या होता है? कंपनी का दैट इज एक ऑफिशियल सिग्नेचर या फिर ऑफिशियल दैट इज एफिक्सेशन होता है, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कंपनी का वो एफिक्स अपन करते हैं, सील। ठीक है, बट एज पर 2015 अमेंडमेंट एक्ट, यूजिंग ऑफ द कॉमन सील इज नाउ बीइंग मेड एज ऑप्शनल रेजिम। ठीक है, एंड बट उसके ऑल्टरनेटिव में दो डायरेक्टर्स ने सारे डॉक्यूमेंट्स को साइन करना है, या फिर एक डायरेक्टर यानी कंपनी सेक्रेटरी ने डॉक्यूमेंट्स को साइन करना है। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, चलो, सो दैट वाज ये फर्स्ट पार्ट के लिए इतना इनफ है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, स्टे ट्यून्ड।